नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह। क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है? क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा? अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है, और इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। बात करेंगे ईडी की कार्रवाई की, जिसमें रांची में झारखंड सरकार के मंत्री के सहयोगी के घर से मिला है कुबेर का खजाना। तो क्या अब ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर अब भी सवाल उठाएगा विपक्ष? इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि किस तरह से शहादत पर ओछी सियासत जारी है इस चुनाव में, और इसके अलावा अयोध्या की बात करेंगे, जहां कहीं आस्था है तो कहीं दूरी बनाए रखी है कुछ दलों ने। आखिर क्यों ये दूरी बनाए रखी है? होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। रांची में कई जगह ईडी के छापे। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के करीबी के घर से मिले 30 करोड़ रुपए से अधिक कैश। नोटों की गिनती अभी भी जारी। पीएम ने कहा, नहीं होगी लूट की छूट, देना होगा जनता के पैसों की एक एक पाई का हिसाब। दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता को कोर्ट से झटका। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में खारिज की जमानत। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए अंतिम चरण में मतदान की तैयारियां। मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर कल डाले जाएंगे वोट। और लोकसभा चुनाव के बाकी बचे 4 चरणों के लिए चरम पर प्रचार। ओडिशा के बहरामपुर और नवरंगपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को उन्होंने किया संबोधित। कहा, ओडिशा में बीजेडी अस्त और कांग्रेस पस्त। भाजपा उम्मीदों का नया सूरज बनकर उभरी। अमित शाह और ममता बनर्जी आज बंगाल के दुर्गापुर में होंगे आमने सामने। बिहार में भी गरजेंगे शाह। जेपी नड्डा तेलंगाना में, राहुल गांधी मध्य प्रदेश में, वहीं योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव यूपी में प्रचार अभियान को देंगे धार। और देश भर के 180 से ज्यादा कुलपतियों और शिक्षाविदों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विरोध में लिखी खुली चिट्ठी। कानूनी कार्रवाई की मांग। कुलपतियों के चयन प्रक्रिया पर राहुल ने उठाए थे सवाल। तो सबसे पहले बात करेंगे रांची में। झारखंड के रांची में ईडी की बड़ी रेड की। किस तरह से यहां पर एक बार फिर कारों का खजाना या कहें कि कुबेर का कोष बरामद हुआ है। 30 करोड़ रुपए से ज्यादा एक मंत्री के पीएस के नौकर के घर से बरामद हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक के बाद एक भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है। झारखंड में ईडी ने की है बड़ी कार्रवाई। छापेमारी में बड़ी संख्या में नगदी बरामद की गई है, और यह नकदी 30 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। अभी भी गिनती जारी है। राज्य सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के ठिकानों पर मिला नोटों का पहाड़। अब तक करीब 30 करोड़ रुपए की रकम बरामद हुई है, और पैसों की गिनती अभी भी जारी है। बैंक से मशीनें और कर्मचारी बुलाए गए हैं। ईडी की रांची में छापेमारी जारी है। 10,000 की रिश्वत से शुरू हुई थी इस मामले की जांच, और जब खुलासा हुआ तो यहां तक पहुंचा है मामला। चीफ इंजीनियर के ठिकानों पर हुई थी छापेमारी। रकम मंत्री के घर पहुंचाने का आरोप था। पिछले साल ही ईडी ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर पर भी छापा मारा था, आपको याद होगा। और कई दिनों की कार्रवाई के बाद अरबों रुपए की संपत्ति धीरज साहू के ठिकानों से मिली थी। और एक बार फिर कुछ उसी तरह का मामला सामने आया है। भ्रष्टाचार के मामले में ही झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
हेमंत सोरेन ने इसी चलते इस्तीफा भी उनको देना पड़ा था। मुख्यमंत्री के पद से हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा था और ईडी की कार्रवाई में पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी के घर से भी नोटों के पहाड़ मिले थे। ये बड़ी रकम बरामद हुई थी। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने 400 करोड़ रुपए से अधिक की रकम बरामद की थी और पार्थ चैटर्जी के सहयोगियों के ठिकानों से भी रकम बरामद हुई थी। ईडी सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठाने वाले अब खुद सवालों के घेरे में हैं। पीएम ने कहा, नहीं मिलेगी लूट की छूट, जो खाएगा वो जेल जाएगा। प्रधानमंत्री गरजे हैं, उन्होंने कहा कि लूट की छूट नहीं मिलेगी किसी को। और ईडी सीबीआई की कार्रवाई को विपक्ष बदले की भावना वाली कार्रवाई बताता रहा है। इसके पहले हमेशा कहते रहे कि टारगेट किया जा रहा है ईडी और सीबीआई के जरिए। वहीं पीएम ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई और लूट की छूट किसी को नहीं मिलेगी। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओडिशा में अपने संबोधन में रांची में ईडी की कार्रवाई के मामले पर क्या कुछ कहा, आइए वो सुनते हैं। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। नोटों के पहाड़, लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि लूट की छूट नहीं मिलेगी, जो खाएगा वो जेल जाएगा। तो 1 रुपया भेजता हूं, गरीब तक सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है। यानी 100 में से 85 पैसा ये कांग्रेस का पंजा लूट लेता था। को अवसर तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई और लूट की छूट किसी को नहीं दी जाएगी, जो खाएगा वो जेल जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई, प्रधानमंत्री ने ये अपनी जनसभाओं में कहा है। आज वो ओडिशा में जनसभाएं संबोधित कर रहे थे और उन्होंने झारखंड में इस जो ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है इस पर भी बयान दिया है। और प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उसकी बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी को भी लूट की छूट नहीं दी जाएगी और जब मैं चोरों के खिलाफ कार्रवाई करता हूं, जब लूट पर कार्रवाई की जाती है और उसके बाद लोग मेरे ऊपर सवाल उठाते हैं, मोदी को गाली देते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कार्रवाई जारी रहेगी। ईडी और सीबीआई जारी कर रखेंगे ये कार्रवाई को। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो झारखंड में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। नोटों के पहाड़ जिसको कहा जा रहा है कि बड़ी बड़ी संख्या में नकदी मिली है। 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बरामद हुई है और बैंक से कर्मचारी और मशीनें मंगाए गए हैं ताकि इन नोटों को गिना जा सके। ये गिनती अभी भी जारी है, यानी कि जो 30 करोड़ की संख्या है ये अभी और बढ़ सकती है। और इसके साथ साथ ये भी जोड़ दें कि अभी भी ईडी की कार्रवाई झारखंड में रांची में चल रही है, छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। एक इंजीनियर की गिरफ्तारी के बाद से ये पूरा मामला सामने आया था और उसके बाद से महज 10,000 रुपए की रिश्वत की बात सामने आई थी और उसके बाद जो गिरफ्तार किया गया था, जो कार्रवाई की गई थी इंजीनियर की को, उन्होंने कहा कि मंत्री के तक पैसा पहुंचाया जाता है। तो आज आलमगीर आलम जो कि राज्य सरकार में मंत्री हैं, उनके पीएस के नौकर के घर पर, जिनकी शायद तनख्वाह 15-20 हजार रुपए होगी, उनके घर से 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बरामद हुई है और अभी भी नोटों की गिनती जारी है। तो जो लोग ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठाते थे, अब सवाल उन पर कहीं ना कहीं उठ रहा है। हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं।
सबसे पहले तो ये जानकारी दीजिए कि अभी तक क्या अपडेट है इस मामले में, ये तो आप हमको जानकारी दीजिए ही। साथ ही साथ जो लोग सीबीआई और ईडी की कार्रवाई को बदले की भावना से किया हुआ कार्रवाई बताते थे, कहते थे कि सरकार या बीजेपी उसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है, क्या एक बार फिर वो बेनकाब हुए? आपको ऐसा लगता है कि अब सवाल उनके ऊपर भी उठेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर निखिल, जिस तरीके से झारखंड में भ्रष्टाचार और काली कमाई की लगातार खुलासे हो रहे हैं, उसके बाद निश्चित तौर पर झारखंड में जो सत्ता पक्ष है वो एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर है। लेकिन सबसे पहले, चूंकि पहला सवाल आपने किया कि क्या कुछ अपडेट है, तो अभी तक जो सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है वो 30 करोड़ का आंकड़ा अब करीब 40 करोड़ तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पहले जो नोट ईडी ने जो वीडियो क्लिप जारी किए थे उसके बाद भी कुछ पैसे बरामद हुए हैं। इसके अलावा जो एक संजीव लाल, जिनकी बात हम लोग कर रहे हैं, आलमगीर आलम के जो पीएस है, उनके एक करीबी है, बिल्डर है मुन्ना सिंह, उनके पीपी कंपाउंड में भी सुबह छापेमारी, क्योंकि सुबह की छापेमारी जो है वो 6 जगहों पर रांची में चल रही है। सेल सिटी में चल रही थी, फिर ये गाड़ी खाना चौक के पास जो ये नौकर इनका है संजीव लाल का, उनके घर पे चल रही थी छापेमारी। चिरौंदी में एक इंजीनियर है, उनके घर पे छापेमारी चल रही है, और एक बिल्डर के घर पे भी छापेमारी चल रही थी। और संजीव लाल के घर का जो दीनदयाल नगर में है वहां पर भी छापेमारी चल रही है। तो कहा जा रहा है कि जो पीपी कंपाउंड का जो उनका मुन्ना सिंह, जो उनका फ्रेंड है, उनके घर से भी करीब 3 करोड़ रुपए बरामद हुए और उसकी भी गिनती का काम चल रहा है। और लगातार, चूंकि आंकड़ा 30 करोड़ के आसपास जब हम लोग को बताया गया था, तो उसके बाद की जानकारी आई, और जब हम उसके घर के सामने खड़े थे, उस वक्त फिर एक जो पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से एक गाड़ी आती है, उसमें 6 बक्से आते हैं ताकि यहाँ से पैसा उसको ले जाया जा सके। तो समझ सकते हैं कि पैसे की रिकवरी जो है वो और भी वहां पर मिली है उस घर से। और जो आसपास के लोग थे वो बता रहे थे कि इस फ्लैट में वो रहते नहीं थे, यहाँ पर सिर्फ कभी कभी रात में गतिविधियां उन लोगों को नजर आती थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो काला धंधा है वो रात में ही यहाँ पर चलता था, और उसके बाद वहां पर पैसे को छुपा कर रखा जाता था। और ये जो पूरा नेक्सस है वो वीरेंद्र राम, जो चीफ इंजीनियर यहाँ पर थे ग्रामीण विकास विभाग में, उनकी जब गिरफ्तारी पिछले साल होती है, उसके बाद ये जो मामला है वो लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और उसके बाद कई छापेमारी ईडी की ओर से की जाती है। और आज की जो छापेमारी है वो एक तरीके से सीधे सीधे जो ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं आलमगीर आलम, और कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं, उनके पीएस और नौकर के घर पर जब छापेमारी होती है तो इस तरीके से 30 करोड़ रुपए बरामद होती है। तो लगातार अब इस मामले में एक तरीके से कांग्रेस और इंडी गठबंधन भी एक बार फिर झारखंड में घिरती हुई नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि अब उनके पास जो लगातार ये आरोप लगाया जा रहा था कि जो केंद्र सरकार है वो केंद्रीय एजेंसियां, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, उसका दुरुपयोग कर रही है। तो अब उनके पास इस तरह के जवाब देने के लिए शायद आज के बाद कोई वक्त नहीं होगा कि किस तरीके से अब उसका ये बचाव करेंगे, क्योंकि घर से जब 30 करोड़ रुपए नगद मिलते हैं, जबकि आप समझ रहे हैं कि आज के समय में ज्यादातर ट्रांजेक्शन जो है वो ऑनलाइन हो रहा है, वैसे में किस तरीके से एक नौकर के घर में 30 करोड़ रुपया पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं ये जो नेक्सस है और ये जो रैकेट है ये काली कमाई का ही नजर आता है। निखिल जी, निश्चित तौर पर एक बात और आपसे समझना चाहेंगे। जिस तरह से झारखंड एक प्राकृतिक रूप से जो उसका संसाधन है बहुत ही समृद्ध राज्य है, लेकिन उस समृद्धि को किस तरह से लूटा गया कि आज भी वहाँ जो आम जनता है वो गरीबी का दंश झेल रही है। लेकिन जो तमाम राजनेता हैं, आपने देखा कि 30 करोड़ रुपए, या अब तो वो रकम बढ़कर 40 करोड़ हो गई, 40 करोड़ रुपए बरामद होने की ये जो बात है, ये कोई पहला मामला नहीं है झारखंड में। इससे पहले भी धीरज साहू के यहाँ से उनके ठिकानों से तमाम पैसा बरामद हुआ था, और वो भी पहला मामला नहीं था। देखिए, निश्चित तौर पर निखिल, झारखंड में हमेशा से जो भ्रष्टाचार और काली कमाई की जो दाग है ना, वो हमेशा से लगता रहा है। अगर झारखंड का इतिहास, जो झारखंड का जब राज्य बना था तो करीब 24 साल आज हो गए हैं, लेकिन लगातार कभी झारखंड सांसद रिश्वत काम कभी फंस जाता है, तो कभी झारखंड में कोल घोटाले के मामले सामने आ जाते हैं, कभी गोल ब्लॉक्स अलॉटमेंट में घोटाले की बात आ जाती है, उसके बाद कभी जमीन खरीद फरोख्त में बड़े बड़े घोटाले की बात आ जाती है, जिसमें कि आपने देखा होगा कि उसके बाद कभी मनरेगा घोटाला का मामला सामने आ जाता है, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स जेल में है। जमीन की अवैध खरीद बिक्री मामले में छवि रंजन, जो रांची के पूर्व डीसी हुआ करते थे, वो जेल में है। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जमीन से जुड़े हुए मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फिलहाल जेल में पिछले 3 महीने से है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो काली कमाई है झारखंड में, उसका दायरा लगातार बढ़ता रहा है, और उसकी वजह से जो झारखंड के मेहनतकश लोग थे, आदिवासी लोग थे, उनके पास जो केंद्र के पैसे आते थे या राज्य सरकार के जो पैसे थे, वो कहीं ना कहीं ठीक से नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से आज भी झारखंड गरीबी का दंश झेल रहा है। आज भी आप एक खबर देख रहे थे कि किस तरीके से दुमका जैसे शहर में
जिसको कहा जाता है कि झामुमो का गढ़ है, उस जगह पर आज सड़कों पर लोग इसलिए निकल कर आ गए कि गर्मी के दिन में उनको पानी नहीं मिल रहा था। सोचिए कि जहां टेम्परेचर 45 डिग्री 46 डिग्री है, वैसे में अगर लोगों को पानी भी नहीं मिले तो निश्चित तौर पर सवाल तो उठता है कि अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, इस तरह से लोगों की गहरी कमाई को लोग लूट रहे हैं, तो सवाल उठता है, जनता भी सवाल कर रही है और लोग आज सड़क पर भी उतर कर आ गए कि भाई मुझे अधिकार दो अपना। ये जो टैक्स के पैसे जाते हैं वो लूटने के लिए नहीं होते हैं। तो इस तरह से लोगों ने भी आज सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और निश्चित तौर पर एक बार फिर कांग्रेस, जेएमएम और ईडी गठबंधन झारखंड में घिरती हुई नजर आ रही है। और प्रधानमंत्री जी ने आज अपने रैली में इस बात का जिक्र किया है, भ्रष्टाचार का जो दाग है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को परेशान कर रहा है और उसकी वजह से जो गरीब है वो बेवजह परेशान हो रहा है। जी, निश्चित तौर पर। और ये जो सवाल है ये निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे, और क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक कारों का खजाना, ये कहा जाए कुबेर का कोष बरामद हो रहा है, तो सवाल जरूर उठेंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए दिवाकर। तो ये थे दिवाकर कुमार, जिन्होंने बताया कि किस तरह से गरीबों का जो संसाधन है उसको लूटा जा रहा है और उसके बाद बड़े बड़े नोटों के पहाड़ वो बरामद हो रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम बात करेंगे अब शहादत पर सियासत किस तरह से हो रही है और इस शहादत पर सियासत ने किस तरह से शर्मसार किया है। आखिर किस तरह से ये जो पूरा मामला है वो न सिर्फ देश की राजनीति को एक कहीं न कहीं ये कहा जाए कि गलत दिशा में ले जा रहा है, बल्कि ये जो पूरा मामला है, ये इस पर जो बात हो रही है ये भी शायद मजबूरी कही जाए, क्योंकि इस पर बात होना भी शायद एक बहुत अच्छी बात नहीं है। अमर शहीदों के जवानों के बलिदानों पर राजनेताओं की सस्ती टिप्पणियां गहरे घाव छोड़ती है। अमर शहीद जवानों के ऊपर इस तरह के तमाम टिप्पणियां आज सामने आ रही। पिछले दिनों पुंछ में हुए आतंकी हमले में वायुसेना के 1 जवान शहीद हो गए थे और 5 जवान घायल हुए थे। संवेदना के 2 शब्द निकालने के बजाय कांग्रेस और आरजेडी नेताओं को इसमें सियासत की बू मिल गई थी। पंजाब कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस हमले को इलेक्शन स्टंट बताया। चन्नी ने कहा कि यह इलेक्शन स्टंट है। चरणजीत सिंह चन्नी, ये स्टंटबाजी हो रही है, आतंकी हमले नहीं हो रहे हैं, यह कहना था चरणजीत सिंह चन्नी का। पिछली बार भी बीजेपी ने पुलवामा में ऐसा ही स्टंट किया और चुनाव जीता था। चरणजीत सिंह चन्नी का यह बयान है। यानी कांग्रेस पार्टी के नेता पाकिस्तान को क्लीन चिट देते नजर आ रहे हैं। इन बयानों के मतलब आप निकालने की कोशिश करिएगा, समझिएगा कि क्या है इन बयानों के मायने। आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री तेज प्रताप ने कहा कि पुलवामा में भी ऐसा ही खेल बीजेपी ने खेला था, इसको बीजेपी का खेल बताया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यह बहुत ही घटिया बयान है, यही गठबंधन की मानसिकता है। दरअसल कांग्रेस नेता विजय वेडीतिवार ने मुंबई हमले में पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे को लेकर विवादित बयान दिया था। तो वेडीतिवार का ये बयान आया कि कसाब की बंदूक से करकरे की मौत नहीं हुई थी, बल्कि एक सिपाही की बंदूक की मौत से हुई थी, की गोली से हुई थी। 26/11 मुंबई हमले को लेकर कांग्रेसी नेता के बोल बिगड़े हैं और उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मुंबई से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उज्जवल निकम ने कहा कि 26/11 हमले के दोषी को न्याय के कटघरे में लेकर आए हैं। कांग्रेस नेताओं ने कसाब को मासूम बताया। बीजेपी कहती है कि हम डॉजियर नहीं डोज देते हैं। पुलवामा हमले का भारत ने खुद लिया था इंसाफ। पुलवामा में जैश ने एक फिदायीन हमले को अंजाम दिया और हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। हमले की जिम्मेदारी लेते हुए पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद ने इसे अपनी कार्रवाई बताया था।
12 दिन बाद भारत के एयर स्ट्राइक करके भारत ने एक स्ट्राइक की और एक नए भारत का रूप दुनिया को दिखाया था कि बदला हुआ भारत किस तरह से है। भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर जैश के टेररिस्ट कैंप को तबाह कर दिया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक में 300 से ज्यादा आतंकी मारे जाने की खबर आई थी और भारतीय जाबाजों ने अपने साथियों की शहादत का बदला ले लिया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात हम कर रहे हैं। पुलवामा हमले पर सियासत करने वालों को पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का बयान भी सुनना चाहिए। पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि उसे भारत के खौफ के कारण विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई करनी पड़ी थी। 26/11 के बाद बदला हुआ भारत कहता है कि वो दुश्मनों को घर में घुसकर मारने की क्षमता रखता है। ये हमारे सैनिकों के शौर्य और पराक्रम को दर्शाता है। लेकिन जब चुनावी सभाओं में कोई राजनेता शहीदों के बलिदान को मजाक बनाता है, उसे आज का भारत माफ नहीं करेगा। तो कांग्रेस के नेता विजय वेडेट्टीवार ने मुंबई हमले में पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे को लेकर कहा है कि करकरे की मौत कसाब की बंदूक से नहीं बल्कि उनकी मौत एक आरएसएस और पुलिस के सिपाही की गोली से हुई थी। आप समझिए कि इस बयान के क्या मायने हैं। आइए सुनाते हैं आपको कि विजय वेडेट्टीवार का क्या बयान है। हेमंत करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती, कुठल्या अतिरेक्यातली नव्हती, तर ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्यांची होती, आरएसएस समर्पित। त्यावेळेस ते पुरावे लपवणारा देशद्रोही कोण असेल तर तो उज्ज्वल निकम आहे आणि अशा देशद्रोहाला जर तिकीट भारतीय जनता पक्ष देत असेल तर मात्र हे देशद्रोह्यांना पाठीशी घालणारा पक्ष आहे का, हा प्रश्न येतो आहे। और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी यानी कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, वो इस पूरी घटना को उन्होंने स्टंटबाजी करार दिया है। आइए सुनाते हैं आपको क्या कहा उन्होंने। ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना, ये बीजेपी को आता है। ये पुंछ में जो कल हमला हुआ था परसों और उसमें एक हमारे जवान शहीद हुए थे, 5 जवान घायल हुए थे, उसके बारे में बात हो रही है। कितनी सीरियस बात है इसको समझने की कोशिश करिएगा। और चन्नी जी ने जो अभी बयान दिया है कि ये बीजेपी की साजिश है और ये हमले करवाए जाते हैं, इससे किस किस को वो क्लीन चिट दे रहे हैं ये समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को मानो वो कह रहे हैं कि आपकी गलती नहीं है, ये तो बीजेपी करवा रही है। वहीं आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि हमले चुनाव के समय ही आखिर क्यों होते हैं। नौजवान जो शहीद हो जाते हैं, अब फिर चुनाव आता है तो मोदी जी हड़बड़ा करवाते हैं लोगों को। केवल इन लोगों ने लड़वाने का काम किया, हिंदू मुसलमान कराने का। शहीद जो हुए ये सब किसके वजह से हुए? ये मोदी जी के वजह से हुए, नहीं तो पहले कहाँ कोई शहीद हुआ। तो कह रहे हैं कि पहले कोई कहाँ शहीद होता था, अब मोदी जी की वजह से शहीद हो रहे हैं। बहरहाल वरिष्ठ अधिवक्ता और भाजपा प्रत्याशी उज्ज्वल निकम जो कि मुंबई उत्तर से प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उन्होंने कांग्रेस नेता विजय वेडेट्टीवार के हेमंत करकरे पर दिए गए बयान को बेबुनियाद बताया और कहा कि उस वक्त आपका ही राज था, लेकिन मेरी उम्मीदवारी घोषित होने के बाद इन्हें अब मिर्ची लग रही है। मुझे दुख इस बात का है कि अपोजिशन लीडर जिसको पूरी मालूमात नहीं, कई किताब जो सच मान के चलता है उसके आधार पर बेबुनियाद आरोप करना, यानी इसका मतलब है आप जो जिनको करकरे जी की इंसल्ट नहीं तो तोहिम कर रहे हैं। अगर भाई आप उस वक्त तो आपका राज था ना, पर मिर्ची में मेरी उम्मीदवारी घोषित होने के बाद आपको यह नया शोध लग गया, मिर्ची लग गई। अरे भाई कहाँ क्या आरोप कर रहे हैं? पाकिस्तान क्या कहेगा? अब तक पाकिस्तान ने कभी नकारा नहीं है कि करकरे और 3 पुलिस अफसर जिनको शहादत मिली वो मानते हैं, क्योंकि हमने जुडिशियल प्रूफ दिया है। लेकिन हमारे जनाब
सिर्फ राजनीति सियासी कर रहे हैं। तो समझने की जरूरत है कि आखिर क्या कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो हमारा जो सबूत हम दे रहे हैं वो मान रहा है, लेकिन हमारे यहाँ के लोग मानने को तैयार नहीं है क्योंकि इस पर सियासत करनी है। फिलहाल बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर, आइए वो भी सुनते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी कांग्रेस गंभीर नहीं है और यह भी दिखता है कि कांग्रेस इसके राज्य में हजारों किलोमीटर भूमि एक्साइचिन एरिया में लद्दाख के ऊपर भी चलेगी जो चीन ने कब्जा कर लिया, पाक अधिकृत कश्मीर बन गया, कच्चा थी वो आइलैंड दे दिया और अब हमारी सेना को कमजोर करने के लिए कहते हैं कि परमाणु हथियारों को नष्ट कर देना चाहिए और अब उसके बाद एक और घटिया बयान दे दिया। ये ओछी मानसिकता कांग्रेस की दिखती है जो सर्जिकल स्ट्राइक पर, एयर स्ट्राइक पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है और डोकलाम के समय हमारे सैनिकों के साथ खड़े होने के बजाय राहुल गांधी जी चीन के डिप्लोमैट्स के साथ रहते हैं। ये कौन सी मजबूरी है कि कांग्रेस ने हमारी सेना की शूरवीरता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और हमारी सेना के साथ खड़े होने के बजाय चीन के अधिकारियों के साथ खड़े रहे। कांग्रेस को देश को जवाब देना चाहिए और कितना गिरेगी कांग्रेस राजनीति के लिए। तो इस पूरी खबर पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा मौजूद है स्टूडियो में और विनोद जी आपके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ हमारे साथ दो और ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे भी आपका परिचय करा दें। हमारे साथ शिवम त्यागी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, स्वागत है शिवम जी आपका, और राहुल लाल जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं, तो माना जाएगा कि कांग्रेस की वॉइस हम उनके जरिए सुन सकेंगे। वो हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। राहुल लाल जी बहुत स्वागत है आपका। और इस चर्चा की शुरुआत करें और विनोद जी आपसे हम समझने की कोशिश करें कि ये किस तरह के बयान है। क्या राजनीति हमें इतने नीचे लेवल पर लेकर चली आई है कि हम अपने जवानों की शहादत पर सवाल उठा रहे हैं? लेकिन ये जब हम कहते हैं कि ये बदला हुआ भारत है तो शायद इसको अपने अपने नैरेटिव में पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो अलग अलग तरह से उस चीज़ को अपने नैरेटिव में लाने की कोशिश करते हैं। ये बदला हुआ भारत कैसे है, इस चीज़ को अगर आप समझें कि हम लोग आज से बहुत दिन नहीं हुए हैं, 10-15 साल पहले जब दिल्ली में एक महफिल सी लगती थी, जब सेपरेटिस्ट लीडर कश्मीर से आते थे और उनके साथ में बातचीत होती थी, यासीन मलिक से लेके और सारे हुर्रियत के लीडर यहाँ आते थे और वो दौर था जब हम लोग उनके पास जाते थे तो वो मुझे बताते थे वो लोग कि ये दोनों कंट्री जो है वो दोनों ममालिक जो है वो न्यूक्लियर ममालिक है और ऐसे न्यूक्लियर ममालिक के बीच में आप कश्मीर को बगैर बातचीत का कोई मसला हल नहीं कर सकते और चूंकि कश्मीर के नुमाइंदगी वो सिर्फ हुर्रियत करती है इसलिए उनको बातचीत में रहना जरूरी है और वो एक तरह से अपने को थर्ड पार्टी मानते थे। वो दौर बदला और आज वो न हुर्रियत है, न अलगाववादी है, ना वो पाकिस्तान का वो न्यूक्लियर बम है जो आप अपने रिपोर्ट में बता रहे थे ख्वाजा आसिफ की बात, वो वही ख्वाजा आसिफ है जो सीनेट में अपने नेशनल असेंबली में यह बात उन्होंने कही थी कि हमारे जनरल के पेंट गीले हो गए थे। ठीक है, और वो बात बताते हुए उन्होंने कही थी विनोद जी आपको अपनी थॉट्स थोड़ी रोकनी पड़ेंगी और मैं कहूंगा कि इन बातों को एक बार हम फिर से दोबारा बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको भुवनगिरी लिए चलेंगे, तेलंगाना, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन चल रहा है। कि 5 साल में मोदी जी ने तय किया है कि किसानों से मोटा अनाज श्री अन्न इतना पैदा होगा कि भारत दुनिया का हब बन जाएगा श्री अन्न में और आगे विकास करेगा। इसको भी हम मित्रों, अब आपके यहाँ अभी गैस सिलेंडर से तो ये मुझे नहीं दिखा को भेजेंगे। अब आगे मोदी जी ने तय किया है कि हर घर गैस पाइप से जुड़ करके कनेक्शन मिलेगा और सस्ती गैस घर पहुंचेगी, इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। मित्रों, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ये जो बीआरएस है ना, ये चंद्रशेखर राव, केशव चंद्रशेखर राव, आपको 2 BHK मिला क्या? मिला क्या 2 BHK? खा गया ना? है? आपने इसकी छुट्टी कर दी ना? तो तुम्हारा म्यूट नहीं काम कर रहा है। गौर जी को भेजना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 करोड़ आवास योजना बनाए हैं और 3 करोड़ आवास योजना और बनेगी। 3 करोड़। और मित्रों, आपको एक खुशी की बात बताना चाहता हूं।
अगले 5 साल में गौर साहब को एमपी बनाना, प्रधानमंत्री हर घर सूर्य मुफ्त बिजली योजना बनाई जा रही है। अब आपका बिजली का बिल 5 साल में 0 हो जाएगा, 0 मुफ्त बिजली मिलेगी। हर घर के छत पर सौर ऊर्जा लगाई जाएगी और जो बिजली आपके खर्च करने के बाद आपके सौर ऊर्जा से बचेगी वह बिजली सरकार खरीद लेगी और आपको उसका आमदनी मिलेगी। यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। मित्रों, आयुष्मान भारत आज आपको मालूम है, यह गौर साहब थे एमपी जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था। भारत के 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 55 करोड़ लोग और उस 55 करोड़ लोग में जो जुड़े थे उसमें तेलंगाना में भी उसके लिए जो जोड़ने का काम हुआ था उसमें 26 लाख परिवारों को जोड़ा गया था। 26 लाख परिवार जिनको गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए का हर साल मोदी जी हेल्थ कवर दे रहे थे, 5 लाख रुपए का। अब मेरी बात जरा और गौर से सुनना। नरसिम्हा गौड़ जी को एमपी चुनाव जिता देना। मोदी जी ने तय किया है कि इस देश में जिसकी भी उम्र 70 साल से ऊपर है, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी माता, कोई भी मेरी बहन, कोई भी मेरी माता जिसकी उम्र 70 और यहाँ से आपको लिए चलेंगे धर्मशाला, जहाँ पर धर्मशाला सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 7वें दीक्षांत समारोह में शिरकत कर रही हैं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। विशेष सराहना करती हूँ। अपनी संकल्प शक्ति के बल पर अनेक बाधाओं को पार किया है और अपनी असाधारण क्षमता का परिचय दिया है। जब बेटियों को मैं प्रशंसा कर रही थी, बेटा है, थोड़ा सोच रहे थे ताली बजाएं कि ना बजाएं। मैं विद्यार्थियों के अभिभावकों और प्राध्यापकों को भी बधाई देती हूँ। आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन की वजह से ही ये सभी विद्यार्थी आज ये उपलब्धि हासिल कर सके हैं। ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल जी को भी मैं हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि में सम्मानित किए जाने पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, कवि शिरोमणि रविंद्रनाथ टैगोर जितने महान कवि और संगीतकार थे, उतने ही महान शिक्षाविद एवं शिक्षक भी थे। इसलिए उन्हें गुरुदेव भी कहा जाता था। उनका मानना था कि प्रकृति विद्यार्थियों की सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। हिमाचल प्रदेश की धरती अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाने जाती है। मैं जब भी हिमाचल प्रदेश आती हूँ, यहाँ के वातावरण में मेरा हृदय सुखद अनुभूति से भर जाता है। ऐसे सुंदर प्रदेश में संचालित इस विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करना आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शिक्षा ने आप सबको जीवन की चुनौतियों के समाधान ढूंढने के लिए मजबूत आधारशिला प्रदान की है। देवियों और स्वजनों, मेरे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने वर्ष 2022 में इस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया था। उन्होंने अपने संबोधन में इस संस्थान की एलुमनाई एसोसिएशन को सक्रिय करने के सुझाव दिए थे। मुझे बताया गया है कि आज एलुमनाई एसोसिएशन सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। युवा विद्यार्थियों को विकास के अवसर प्रदान करने की दिशा में ये एक सराहनीय प्रयास है।
जिसके लिए मैं विश्वविद्यालय एवं पूर्व विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों की संभावनाएं होती है। मैं चाहती हूं कि आप सभी विद्यार्थी कितने भी मुश्किल परिस्थिति में हो, बुराई को कभी भी हावी ना होने देना। बुराई का मार्ग कितना भी सुगम क्यों ना हो, हमेशा अच्छाई का ही पक्ष लेना। करुणा, कर्तव्यनिष्ठा और संवेदनशीलता जैसे मानवीय मूल्यों को अपने जीवन का आदर्श बनाएं। इन मूल्यों पर आधारित आपका जीवन सफल होने के साथ साथ सार्थक भी जरूर होगा। देवियों और स्वजन, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अतीत में परिवर्तन की गति इतनी तीव्र नहीं थी। आज हम 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौर में हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसे नई क्षेत्र तेजी से उभर रही है। परिवर्तन की स्पीड एवं मैग्नीट्यूड दोनों आज बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी एवं रिक्वायर्ड स्किल में बहुत तेजी से बदलाव आ रही है। 21वीं सदी के आरंभ में कोई नहीं जानता था कि तब से 20वें या 25 साल बाद लोगों को किस तरह के कौशल की आवश्यकता होगी। बहुत सारे वर्तमान स्किल्स आने वाले समय में उपयोगी नहीं रहेगी। हमें निरंतर नए स्किल अपनाने होंगे। इसीलिए हमारा ध्येय फ्लेक्सिबल माइंड्स विकसित करने पर होना चाहिए, जिससे हमारी युवा पीढ़ी तेजी से हो रही बदलाव के साथ सामंजस्य बना के रख सके। हमें विद्यार्थियों में जिज्ञासा और सीखने की ललक को प्रबल करना है, जिससे वे 21वीं सदी के जरूरतों और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सके। हमारा ध्यान क्या सीखना है के साथ साथ कैसे सीखना है पर भी होना चाहिए। हमारा देश में ओपन बुक परीक्षा प्रणाली पर कार्य किया जा रहा है। रटने अथवा रटे लर्निंग की खामियों को दूर करने की दिशा में ये एक सराहनीय प्रयास है। जो विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से बिना किसी तनाव के सीखते हैं तो उनकी रचनात्मकता और कल्पना को उड़ान मिलती है। फिर वे शिक्षा को सिर्फ जीवन यापन का पर्याप्त नहीं मानते हैं, बल्कि वे नवाचार करते हैं, समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं और उत्सुकता से के साथ आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। उपस्थित शिक्षकगण, शिक्षा ऐसे होनी चाहिए जो विद्यार्थियों को शिक्षित करने के साथ साथ उनको आत्मनिर्भर बनाए, उनके चरित्रों और व्यक्तित्व का निर्माण करे। चरित्रों के रहित ज्ञान को महात्मा गांधी ने पाप का दर्जा दिया था। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में अपनी संस्कृति, परंपरा एवं सभ्यता के प्रति जागरूकता लाना भी है। इस दृष्टि से एक शिक्षक का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। अपना कार्य क्षेत्र सिर्फ अध्यापन तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। आपके हाथों में राष्ट्र के भविष्य निर्माण का बड़ा कर्तव्य है और रेस्पॉन्सिबिलिटी है। प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा, चिकित्सा, टेक्निकी एवं लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब तक के अपनी उच्चतम स्तर पर है, लेकिन अभी भी हमें बहुत से मानकों पर बहुत कुछ करने की बाकी है। एक ऐसी भविष्य का निर्माण करना है जो आने वाली पीढ़ियों के हित में हो। आप में विकास की असीम संभावनाएं हैं। आप विकसित भारत के संकल्पों को सिद्धि तक लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी को अपनाना होगा। इसलिए आपको अपना सर्वस्व देश के लिए समर्पित करना चाहिए। ऐसा करना आपका मानवीय, सामाजिक एवं नैतिक कर्तव्य होने के साथ साथ नागरिक कर्तव्य भी है। देवियों और स्वजन, आज हम क्लाइमेट चेंज जैसे बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश की इकोलॉजी और इन्वायरमेंट भी बहुत ही नाजुक एवं संवेदनशील है। इसीलिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन करते हुए आगे बढ़ना हमारे लक्ष्य होना चाहिए। भारत सरकार ने मिशन लाइफ यानी पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली की परिकल्पना की है। आप सब भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कई प्रकार का से योजना दे सकते हैं, जैसे आप संसाधनों का कम से कम उपयोग करने एवं बार बार उनका प्रयोग करने पर आधारित जीवन शैली को अपना सकते हैं। प्यारे विद्यार्थी, तो अब धर्मशाला से देख रहे थे सीधा प्रसारण, जहां धर्मशाला सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 7वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और अब बात करेंगे जो हमारी खबर थी, और उस खबर में एक ऐड ऑन और भी हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख ने जम्मू कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला ने विवादित बयान दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर पाकिस्तान से प्रक्रिया आई हो, उसे प्रतिक्रिया अभी तक आए या ना आए, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान की बोली में रक्षा मंत्री को ही चुनौती दे डाली है। और उन्होंने लिखा कि याद रहे उन्होंने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी है, उनके पास भी परमाणु बम है। अगर रक्षा मंत्री कहते हैं कि पीओके के वापस लाएंगे तो ले आए, उन्हें रोकने वाले हम कौन हैं। लेकिन याद रहे कि उन्होंने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, उनके पास परमाणु बम है और दुर्भाग्य से वो परमाणु बम हमारे ऊपर गिरेंगे। ये किस तरह का बयान है, ये समझा जा सकता है। और इंडी गठबंधन के नेता पाकिस्तान समर्थित बयान दे रहे हैं, तो इनके बयानों में पाकिस्तान की छाप नजर आ रही है। और बालाकोट स्ट्राइक में तो याद करिए, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, और फारूक अब्दुल्ला साहब भी सुन लें कि हमने वो काम किया था कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उस समय के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी साहब को कोट करते हुए कहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे थे, आर्मी चीफ आए, और ये हमारा बयान नहीं है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बयान है कि आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे और उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना इंडिया शाम तक अटैक कर देगा। साहस ये होनी चाहिए, ना कि ये उस पराजित मानसिकता का प्रतीक कि बड़े और ताकतवर मुल्क होके आप सिर्फ, जो प्रधानमंत्री ने कहा, डोजियर देते रहे। वो डोजियर देते थे, अब ये मोदी जी की सरकार है जो डोज देती है, डोजियर नहीं देती है। तो अपनी चर्चा को इस विषय पर जारी रखते हैं। हमारे साथ इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल भी जुड़े हुए हैं, विनोद मिश्रा हमारे संपादकीय सलाहकार वो भी जुड़े हुए हैं। तो राहुल लाल जी, आपके पास आते हैं। सारी चर्चा आपने सुनी है, सवाल लंबा नहीं करूंगा, लेकिन ये ज़रूर आपसे समझना चाहूँगा कि ये कैसी सियासत है जहाँ पर अपने शहीदों के ऊपर, अपनी जो जवानों की शहादत है उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। राहुल लाल जी, आप अपना इंस्ट्रूमेंट एक बार चेक कर लें, आवाज आपकी नहीं आ रही। जी, बोलिए। देखिए, जवानों की शहादत पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है। अब देखिए, आता हूं मैं विजय वेटिकर जो महाराष्ट्र में उन्होंने जो बयान दिया था, उनका थोड़ा उस वाले मामले से मैं शुरू करता हूं। उन्होंने जो बयान दिया था वो उनका मूल बयान नहीं था। हसन मुशर्रफ जो कि एनसीपी अजित पवार गुट के नेता हैं, उनके भाई हैं, जो कि पूर्व पुलिस महानिरीक्षक रहे हैं, उनके किताब की एक पंक्ति को पढ़ रहे थे और उसका वो खंडन कर रहे थे। उन्होंने स्पष्टीकरण में, देखिए, ये विजय वेटिकर जी का बयान है। और देखिए, पूरे प्रकरण में अगर मैं पहले देखूं कि जो एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे को लेकर जो पूरा बयान है, उनको देशभक्त मानने से कौन इनकार करता रहा निखिल जी। हम लोगों ने देखा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उनके एक बार नहीं कई बार दर्जनों बार बयान आए, तो हेमंत करकरे तो शहीद हुए, लेकिन उनको देशभक्त मानने के लिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर तैयार नहीं होती। अब महाराष्ट्र से जम्मू कश्मीर आता हूं। देखिए, यहाँ पे जो तमाम नेता जो चीज कहने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का प्रयास नहीं है। पुंछ वाले प्रकरण के ऊपर प्रयास उस पूरे घटनाक्रम पे कि पुलवामा जो आतंकवादी घटनाक्रम घटा, वो उसके बाद जो जांच 350 किलोग्राम आईडीएस कैसे पहुंचा, उस समय के तत्कालीन राज्यपाल सतपाल मलिक ने क्या बयान दिए, उनके ऊपर फिर सतपाल मलिक के ऊपर ही कैसे नहीं ये सारे बातें देखिए, ये आरडीएक्स कैसे बरामद हुई, ये क्या उसमें चूक रही, ये बात इस तरह की बात नहीं आई है। आपने बयान सुना और अभी फारूक अब्दुल्ला के भी बयान हमने आपको सुनवाया।
वो कह रहे हैं कि जाना चाहिए तो चले जाइए, ये इंडी गठबंधन के साथी हैं, उसको देखिए घुमाने की जरूरत नहीं है राहुल लाल जी। अगर किसी चीज को सीधे तौर पर स्वीकार कर लिया जाए तो वो भी बेहतर है। तो इसलिए उसके आप दूसरे एंड पे जा रहे होंगे कि किसी भी तरह से उस पर ये कहा गया और ये कहा गया कि जांच उस पर की जानी चाहिए, किसकी गलतियां थी ये जरूर रहा होगा, लेकिन कम से कम किसी ने शहादत पर सवाल नहीं उठाए। और अब ये कहा जा रहा है राहुल लाल जी कि ये बीजेपी करवा रही है। मैं एक चीज बताऊं, बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहा है, पाकिस्तान को क्लीन चिट कौन दे रहा है? ये किसी समूह के विचार। अगर बीजेपी करवा रही है, सुनिए साहब, ये कोई इतना इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगानी पड़ेगी समझने के लिए कि अगर बीजेपी करवा रही है मतलब पाकिस्तान से मिलकर के बीजेपी करवा रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं नहीं कहना चाह रहा निखिल जी। देखिए जो दोनों बयान है, दोनों बयान किसी पार्टी के वरिष्ठ नेता का बयान नहीं है। तेज प्रताप यादव का बयान है, उधर आप देखिए वो वहां पे जो है कि लालू यादव जी का उनका बयान नहीं है, वो तेजस्वी यादव जी का बयान नहीं है, इधर चरणजीत सिंह चन्नी का बयान है ये। लेकिन ये बयान कोई राहुल गांधी, इंदिरा गांधी या चरणजीत सिंह चन्नी का बयान तो है। दो बातें, चरणजीत सिंह चन्नी का बयान है, उधर जो विजय जी का बयान है वो भी बहुत बड़े नेता हैं, कांग्रेस के विपक्ष के नेता हैं वो वहां पर, और इस तरह से उसको एक बात। दूसरी बात, अगर आप उसको गलत समझते हैं तो सीधे तौर पर पहले कहिए कि वो गलत है बयान, उसके बाद अपनी बात आप रखिए। आप तो उसको डिफेंड कर रहे हैं। मैं विजय जी का बयान का, विजय जी अपने बयान का वो खुद ही बोल रहे हैं कि वो एक किताब की पंक्तियां पढ़ रहे थे, उन्होंने उस बयान को दूसरे संदर्भ में रखा था। वो किताब हसन मुश्रिफ जो नेता है उनके भाई का उनके किताब की नहीं, लेकिन कम से कम मैं सच बताऊं, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहा था। मैं समझ रहा था कम से कम आप इस बयान की भर्त्सना करेंगे और उसके बाद जो कुछ सियासत की बात करनी होगी वो करेंगे आप। निखिल जी एक चीज ये बता दीजिए, वो बयान कहां से स्वीकार होगा? कोई उसे स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन निखिल जी ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इस देश में जब चुनाव आयोग जब तिथियों की घोषणा करता है, चुनाव आचार संहिता भी लागू होता है, और 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुलवामा के शहीदों के चित्रों के साथ उन्होंने वोट मांगा। ठीक है, वो एक सवाल है जिस पर आप सवाल उठा सकते हैं, जिस पर आप सवाल उठाइए। आप निश्चित तौर पर उसकी अगर आप आलोचना करना चाहते हैं आप उसके लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, लेकिन शहीदों की शहादत पर अगर सवाल उठाया जा रहा है तो मैं कम से कम आप जैसे पढ़े लिखे और देशभक्त व्यक्ति से ये उम्मीद करता हूं कि कम से कम आप इसमें शामिल ना हो। मैं विनोद जी के पास जा रहा हूं, आपका पॉइंट आ गया। विनोद जी बहुत जल्दी से मैं चाहूंगा आपका रिएक्शन, क्योंकि हम ऑलरेडी टाइम हमारा एक्सीड हो गया। आपकी बात हम लोगों ने सुना कि आप जिस तरह से स्ट्रगल कर रहे थे, हमारे शहीदों की शहादत को जिस तरह से घिनौने आप कह सकते हैं, और जिस तरह की ओछी टिप्पणी करके आप उस चीज़ को का आपको एक तरह से उसकी निंदा करनी चाहिए। और आप जो हमारे माननीय फॉर्मर चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह की तरह जो एक दलील दे रहे हैं और उस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं साबित करने के लिए, तो कभी आपको याद होगा कि हाथ में कलेबा पहने हुए कसाब को लेके भी ऐसी ही दलीलें दी जा रही थी। जब पाकिस्तान के तरफ से ये खबर आ गई कि ये कसाब कहाँ का है और जैसे मोहम्मद का किस तरह से उसको ट्रेंड किया गया था लश्कर तैयबा, और पूरा एक ग्रुप ने उसको कैसे ट्रेंड करके गांव से उठाया था, तब यहाँ के आपके जैसे नेता, आपके ही नेता के लोगों ने माना कि कसाब पाकिस्तानी है। नहीं तो उसके कसाब से उसके हाथ में कलेवा देख के तो आपने एक तरह से हिंदू बना दिया था। ये सब जब आप मजाक बनाते हैं इस देश के नेशनल सिक्योरिटी को, और इस देश का नेशनल सिक्योरिटी को किस तरह से मजाक बनाया जाता है, वो आप देखिए। जो चरणजीत सिंह चन्नी है वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं पंजाब का, एक बॉर्डर स्टेट है, और उस बॉर्डर स्टेट के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर अगर इस तरह के घटिया बयान देते हैं कि अगर पुंछ पे जो ये हमला हुआ है उस हमले में भी कोई साजिश है, ये स्टंट है, तो ये हम लोगों को एक शर्म होनी चाहिए कि हम लोगों के सामने में ऐसे राजनेता आज की तारीख में भी मौजूद है। ठीक है, ठीक है, निश्चित मैं सहमत हूं, लेकिन एक पंक्ति में खाली कहूंगा कि देखिए हमारे विदेश मंत्री का क्या बयान था। अरे मैं फिर कह रहा हूं कि उनका बयान क्या था, किस पर जांच हुई थी, किसने क्या कहा था, वो फोटो के साथ आप उसकी आलोचना करिए, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन आप अगर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी मिलकर के तो आप समझ इस बयान का क्या मतलब है? आप इसका मतलब हुआ इससे ज्यादा घटिया बयान हो नहीं सकता। अपनी देश के लिए जो जान गंवा रहे हैं आप उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, इसलिए अब इस पर हम चर्चा फिलहाल मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। राहुल लाल जी आपको पॉइंट आ गया है, ठीक है, आपको पॉइंट आ गया, आप जो कहना चाह रहे हैं वो भी हम समझ गए। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस चर्चा पर हम जरूर आगे और वक्त देंगे आने वाले दिनों में। विनोद जी आपका भी शुक्रिया, राहुल लाल जी आपका भी शुक्रिया।
और अब बात करेंगे कि किस तरह से महज 103 दिनों के बाद पीएम मोदी एक बार फिर श्री राम की नगरी अयोध्या में पहुंचे और किस तरह से जो अयोध्या को लेकर के जो पूरी सियासत छिड़ी हुई है आखिर क्या है उसके मायने। महज 103 दिनों के बाद पीएम मोदी एक बार फिर श्री राम के दरबार अयोध्या पहुंचे। 22 जनवरी के भव्य और दिव्य प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन के बाद पीएम मोदी का यह दूसरा दौरा था, लेकिन अब तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने अयोध्या धाम से दूरी बनाए रखी है। नामांकन से पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अयोध्या जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह खबर केवल खबर बनकर रह गई। अखिलेश यादव पहले कह चुके हैं कि राम बीजेपी के नहीं है, जब बुलाएंगे तब जाएंगे। अखिलेश यादव कब जाएंगे यह कहना मुश्किल है, लेकिन शायद अभी वोट की मजबूरी है। कांग्रेस पार्टी के आला नेतृत्व ने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को बीजेपी और आरएसएस का इवेंट माना था। कभी राजीव गांधी ने अयोध्या से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की थी, यह बात याद रखने की है। लेकिन आज बीजेपी और पीएम मोदी के विरोध में कुछ पार्टियों ने श्री राम से भी दूरी बना रखी है। पीएम मोदी के अयोध्या के रोड शो में लोगों की भीड़ उमड़ी और अयोध्या के उमंग में उत्साह को वो रेखांकित कर रही थी। राम इस देश की पहचान है, राम इस देश की सभ्यता और संस्कृति के धरोहर है। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला विराजमान होने के साथ ही इसकी भव्यता निखर आई है। आज अयोध्या ने पूरी दुनिया में वेटिकन सिटी और मक्का जैसा दर्जा पाया है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा मौजूद हैं। अयोध्या में वो मौजूद रहे और किस तरह से ये जो पूरी दिव्यता भव्यता का जिसका आपने अभी कल आप वहाँ अयोध्या में रहे भी हैं और आपने ये सब देखा भी अयोध्या से में, किस तरह से आप इसको देखते हैं कि राम सिर्फ राजनीति का केंद्र नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कुछ पार्टियां उनको राजनीति से जोड़कर वहाँ पहुँचने से परहेज कर रही हैं। देखिए, निश्चित तौर पर अगर आप देखें तो राजनीतिक दलों के लिए अगर इस तरह से कहा जाए कि बीजेपी हमेशा ये कहती रही है कि देखिए राम आस्था के केंद्र रहे हैं और वो एक जो सपना था करोड़ों सनातनियों का कि भव्य राम मंदिर बने, वो सपना पूरा हुआ। और 22 जनवरी के बाद जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुँचे, उन्होंने दर्शन किया, उसके बाद उन्होंने रोड शो किया और उसमें हमने देखा कि वो उत्साह और उल्लास वहाँ पर दिखाई दिया। जो जनता थी वो एक तरह से अभिभूत थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नज़दीक से देखना चाहती थी। इसलिए भी ये उत्साह था कि जिस तरह की भव्य अयोध्या लोग चाहते थे वो अयोध्या बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं लोग ये बात भी कह रहे थे कि देखिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में तमाम नेता अलग अलग दलों के आमंत्रण के बावजूद नहीं आए। इस तरह के बयान देते हैं जिससे सनातन पर की आस्था पर चोट पहुँचती है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारी बयानबाजी होती है और बीजेपी भी इस मुद्दे को बहुत एक तरह से देखे जोर शोर से उठाती है कि कई नेता ऐसे हैं, कांग्रेस पार्टी के इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी हो या तमाम नेता जो निमंत्रण के बावजूद रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं आए और अभी तक नहीं गए। तो ये एक सवाल जरूर उठता है। बीजेपी इस बात को उठाती भी है, लेकिन जहाँ तक अयोध्या का सवाल है, हमने देखा कि कल पूरी अयोध्या उत्साह से लबरेज थी और सड़क पर मानो ऐसा लग रहा था कि एक सैलाब उमड़ आए हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में। जी निश्चित तौर पर। और ये जो संदेश है वो सिर्फ राजनीतिक संदेश नहीं है, जैसा कि आपने कहा, और इसके कई सारे मायने हैं। उसको हमने अपनी खबर में भी बताया और निश्चित तौर पर ये संदेश सिर्फ देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाएगा। रामलला जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है और उसके बाद जो वहाँ आयोजन हो रहे हैं, जिस तरह से लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, उसका संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शैलेंद्र। तो इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।